इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की अपनी खुद की एक भाषा होती है। अक्सर नए शब्दों को इन्वेंट किया जाता है, पुराने शब्दों को नया अर्थ दिया जाता है और कई एक्रोनिम भी यूज़ किए जाते हैं। वास्तव में मार्केट एक्सपर्ट्स एवरेज इन्वेस्टर से अधिक इंटेलिजेंट प्रतीत होने के लिए कई इन्वेस्टिंग वर्ड्स क्रिएट करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो एक आम इन्वेस्टर की तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं और इसीलिए उनका एक अच्छा कमीशन चार्ज करना जस्टिफाइड है। आखिरकार कैसे कोई इन्वेस्टर ऐसे शब्द समझ सकता है? Free cash flow generative Focus on effective diversification. momentum, create alpha, while we're causing the valuation discrepancy to narrow. distortion in pricing, The hedge fund, fundamental, bottom-up earnings yield. Their index plus an alpha strategy. वाओ, ये काफ़ी भारी भरकम शब्द थे। इस वीडियो में हम इनमें से मार्केट गुरुज या एक्सपर्ट्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कुछ मुश्किल शब्दों यानी जार्गन्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, जिसे मेरे और आप जैसे लोग समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम ने स्टॉक मार्केट डिक्शनरी में बहुत सारे योगदान दिए हैं। बेशक यहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं बुल और बेयर। एक बुल मार्केट का सीधा अर्थ है कि स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर चढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बुल मार्केट की पहचान करने का कोई भी स्पेसिफिक या यूनिवर्सल मैट्रिक्स नहीं है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बुल मार्केट स्टॉक की कीमतों में 20% या इससे अधिक की तेज़ी के रूप में डिफाइन करते हैं, जो पिछले 20% की गिरावट के बाद आती है और इस बुल मार्केट के बाद 20% की और गिरावट आ जाती है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 2003 से लेकर 2008 की पीरियड तथा इसके बाद फिर 2014 से 2019 तक के समय को बुल मार्केट कहा जा सकता है। इसके ऑपोजिट अगर कोई एक्सपर्ट बेयर मार्केट वर्ड का यूज करता है तो वो स्टॉक की कीमतों में आई लंबी गिरावट की अवधि को रिप्रेजेंट करता है, जो इन्वेस्टर्स के नेगेटिव सेंटिमेंट्स और पेसिमिज्म को दिखाता है। मैथमेटिक्स के आधार पर बेयर मार्केट तब कहा जाता है जब स्टॉक की कीमतों में हाल की ऊंचाई के बाद 20% या इससे अधिक की गिरावट आई हो। दूसरा एनिमल जिसका स्टॉक मार्केट में जिक्र होता है वो है डॉग, जिसे दो अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है। एक तरफ डॉग किसी ऐसे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है जो एक पुराना अंडर परफॉर्मर है और जो स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो रिटर्न को कम करता है। लेकिन दूसरी ओर एक डॉग स्टॉक निरंतर अच्छा डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक को भी कहा जा सकता है। वास्तव में डॉग ऑफ द डाउ नाम एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जो टॉप सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड स्टॉक को खरीदने के लिए बनाई गई है। हमारी लिस्ट में एक और एनिमल यूनिकॉर्न है, जो इन्वेस्टिंग लैंग्वेज में एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू $1 बिलियन से अधिक होता है। अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में 654 यूनिकॉर्न्स थे, जिनमें से कई आईपीओ लाने और ग्रोथ कैपिटल के लिए स्टॉक मार्केट को एक्सेस करने की तैयारी कर रहे थे। एनालिस्ट्स मतलब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की सभी चीज से जुड़ी एक स्ट्रैटेजी होती है। वास्तव में आप इन्वेस्टिंग से संबंधित कोई भी शब्द ले सकते हैं, इसे स्ट्रैटेजी शब्द के साथ जोड़ दीजिए और यह थोड़ा अधिक इंटेलेक्चुअल दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन दो सबसे अधिक कॉमन शब्दों से आपका सामना होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है और वो है एक्टिव स्ट्रैटेजी और पैसिव स्ट्रैटेजी। एक्टिव स्ट्रैटेजी का सीधा सा मतलब है कि फंड यानी फंड मैनेजर एक्टिव तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक पिक करता है, जिसका मतलब है वो सैकड़ों या हजारों कंपनीज के यूनिवर्स से शुरू करता है और अपने फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल तथा वैल्यूएशन प्रिंसिपल के आधार पर 20, 30 या 40 स्टॉक्स पिक करता है। टेलीविजन पर आने वाले या इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टिंग पर बोलने वाले वॉरेन बफेट या राकेश झुंझुनवाला सहित 99% लोग एक्टिव स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है उसे पैसिव स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पैसिव स्ट्रैटेजी इन्वेस्टिंग की प्रीसेट मेथोडोलॉजी पर बनाई जाती है, जिसका आमतौर पर लक्ष्य किसी भी बेंचमार्क या इंडेक्स से सभी स्टॉक्स को खरीदना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसिव स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं। अब पैसिव इन्वेस्टिंग का एक वेरिएंट जो लगातार अपने आप में एक मूवमेंट बनता जा रहा है, उसे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तो आखिर ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है? ये एक प्रकार का एक्टिव स्ट्रैटेजी तथा पैसिव इंडेक्स स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है जो इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिक रिस्क
तथा रिटर्न फैक्टर्स को टारगेट करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए अगर आप केवल लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक फैक्टर है और विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे कई फैक्टर जैसे कि वैल्यू, साइज, क्वालिटी, वॉलेटिलिटी है जो इन्वेस्टर्स द्वारा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा एक शब्द है जो आपके सामने कई बार आया होगा, वो शब्द है मोमेंटम। जब कोई एनालिस्ट या फंड मैनेजर कहता है कि वो एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐसी सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे स्टॉक सेल कर रहा है जिनकी कीमतें गिर रही हैं। ऊपर से ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, आखिर कौन ऊंचे प्राइस पर खरीदना चाहता है और नीचे प्राइस पर बेचना चाहता है, लेकिन कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये मोमेंटम मॉडल वास्तव में काम करता है और कुछ ऐसा है जिस पर हमने ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर कई वीडियोस में से एक वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। हमारी स्ट्रैटेजी लिस्ट में अंतिम जार्गन जिसका यूज रोजाना बढ़ रहा है वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग या केवल ऑल्टरनेटिव्स शब्द। ऑल्टरनेटिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग एवेन्यूज से आगे देखना होता है तथा प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, हेज फंड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, कलेक्टिबल्स, क्रिप्टो करेंसी तथा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे अधिक एग्जॉटिक एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। यह फिर से एक ग्रोइंग ट्रेंड है और अब हम देखते हैं कि एनपीएस फंड मैनेजर्स और यहां तक कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी ऑल्टरनेटिव्स में कुछ लिमिटेड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सिमिलर और कंपैरेबल एलिमेंट्स को एक साथ बंच करना एक बहुत कॉमन टेक्निक है जिसका यूज इन्वेस्टिंग सहित हर चीज में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ब्लू चिप स्टॉक शब्द के बारे में सुना होगा। यह एक बहुत सामान्य फ्रेज है, लेकिन सच कहा जाए तो वास्तव में कोई भी ब्लू चिप स्टॉक की मेजरेबल डेफिनेशन नहीं जानता। मेरा मतलब है मैक्सिमम लोग मोटे तौर पर यह मानते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक एक अच्छी तरह से एस्टैब्लिश लार्ज कैप कंपनी है जिसका अपने सेक्टर में मार्केट शेयर हाई है, ये एक अच्छा डिविडेंड देती है, इसने कई वर्षों से स्टेबल और रिलायबल ग्रोथ शो करी है। अब बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए तो इसका क्वांटिफाइबल बेसिस अभी भी नहीं है। आप मुझे यह समझने में मदद करें कि क्या इंडियन एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज को भारत की 11वीं और 19वीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज होने के बावजूद ब्लू चिप कंपनी कहा जा सकता है? स्टॉक से जुड़ा एक और फ्रेज जो किसी के सामने आया होगा उसे डिफेंसिव स्टॉक कहा जाता है। बिल्कुल आसान है कि एक डिफेंसिव स्टॉक वो है जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की तुलना में कम वॉलेटाइल है। बहरहाल रिटेल इन्वेस्टर तथा यहां तक कि टीवी पर दिखने वाले कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच भी किसी डिफेंसिव स्टॉक को लेकर यही आम धारणा है कि ये एफएमसीजी, यूटिलिटीज तथा हेल्थ केयर जैसे स्पेशल इंडस्ट्रीज के स्टॉक हैं। लेकिन डिफेंसिव स्टॉक्स की रियल डेफिनेशन सरप्राइजिंगली मैथमेटिकल है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टॉक के बीटा को 1 से बहुत कम होना चाहिए। फिर भी कंपनियों का एक और समूह जो हम अक्सर देखते हैं वो है इनकम स्टॉक। एक इनकम स्टॉक वो स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड देता है और ज्यादातर ये स्टेबल कैश फ्लो या लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज द्वारा दिया जाता है। एक और होमोजेनस ग्रुप ग्रोथ स्टॉक का है जो ऐसी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस की ग्रोथ रेट ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होने की उम्मीद की जाती है। एक बार फिर जब यहां कोई स्ट्रिक्ट फिल्टर या डेफिनेशन नहीं है तो ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर ऐसे होते हैं जो एक हाई पीई रेशियो पर ट्रेड करते हैं, जिनके सेल्स ग्रोथ दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में अधिक होते हैं। भले ही अभी नहीं कमा रहे हों, लेकिन फ्यूचर में उनकी काफी कमाई होने की उम्मीद है। अक्सर वो डिविडेंड नहीं देते, उनके यूनिक प्रोडक्ट लाइन होते हैं और एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में मार्केट लीडर होते हैं। ग्रोथ स्टॉक की तुलना अक्सर वैल्यू स्टॉक से की जाती है और वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसको लेकर आजकल बिजनेस चैनल्स में काफी चर्चा हो रही है। वैल्यू स्टॉक वो होता है जिसके बारे में माना जाता है कि वो ऐसे मार्केट प्राइसेस पर ट्रेडिंग कर रहा है जो उसके भविष्य के एस्टिमेटेड प्राइसेस से कम है। भविष्य के इस एस्टिमेटेड प्राइस को स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। इसलिए जब कोई वैल्यू स्टॉक के बारे में सुनता है
तो वो एक ऐसे स्टॉक की कल्पना करता है जो शायद सेल्स या प्रॉफिट के लिहाज से दूसरी कंपनियों की तरह तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। इस कंपनी के पास अच्छा और भरोसेमंद कैश फ्लो है, इसका पीई रेशियो लो है, इसके स्टॉक की कीमत पिछली कुछ क्वार्टर से कुछ खास नहीं कर रही है, और हाँ, वैल्यू स्टॉक को अक्सर एनालिस्ट्स, फंड मैनेजर्स तथा रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा आम चर्चाओं में इग्नोर कर दिया जाता है। बेशक मैंने अभी जो कहा वो एक जनरलाइजेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लेकिन हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, जिसे बनाने में हमें कुछ टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ईटी मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और टाइमली अलर्ट के लिए बेल आइकन को टैप करें। इस सेक्शन में हम स्टॉक एक्सपर्ट्स द्वारा सबसे सामान्य रूप से यूज किए जाने वाले शब्दों पर गौर करेंगे, जो अदरवाइज हमारे रोजाना के जीवन में हम सभी के लिए बहुत ही अनकॉमन है। उदाहरण के लिए अल्फा शब्द, जो संयोग से नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ग्रीक अल्फाबेट में वापस जाएं, जिसे हमें हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन जब इन्वेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है तो इसे किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के रिटर्न को उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपैरिजन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी लार्ज कैप फंड ने 15% डिलीवर किया है जबकि निफ्टी 10% की दर से बढ़ा है, तो अल्फा इन दोनों के रिटर्न्स का अंतर है, जो इस मामले में 5% है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब कोई मार्केट एक्सपर्ट कहता है कि अल्फा एक्स, वाई और जेड करने के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, तो वो आपको ऐसा पूर्वानुमान दे रहा है कि अगर आप एक्स, वाई और जेड करते हैं तो आप ओवरऑल मार्केट से अधिक रिटर्न कमा सकते हैं, जो दूसरे शब्दों में यह है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। पूर्वानुमानों यानी कि प्रेडिक्शंस की बात करें तो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पूर्वानुमान एक सामान्य प्रैक्टिस है। सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का स्टॉक मार्केट पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स डव या हॉक जैसे फ्रेजेस का भी यूज करने लगते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसे समझना और कठिन हो जाता है। इसलिए जब आरबीआई गवर्नर या कोई मार्केट एक्सपर्ट कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी डविश है, तो इसका मतलब होता है कि आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के प्रयास में इंटरेस्ट रेट्स को कम रखने का इच्छुक है। इसके विपरीत अगर मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश है तो सेंट्रल बैंक का लक्ष्य इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना है, जो आमतौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कूल ऑफ करने तथा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब बेशक डविश या हॉकिश की जगह स्टॉक एक्सपर्ट्स इसे सरल बनाकर रख सकते थे और कह सकते थे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाई या लो बनाए रखने के इच्छुक हैं, लेकिन तब उसमें मजा ही क्या था। डविश और हॉकिश सुनने में बहुत कूल लगते हैं। वास्तव में एक दूसरा शब्द किसी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई से संबंधित है। मेरा मतलब है हम हमेशा दो शब्द सुनते हैं, ओवरवेट और अंडरवेट, लेकिन वास्तव में उनका क्या मतलब है। जब कोई एनालिस्ट कहता है कि किसी विशेष स्टॉक या सेक्टर पर वो ओवरवेट है, तो इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक या सेक्टर किसी मॉडल पोर्टफोलियो में हायर वेट डिजर्व करता है, क्योंकि यह भविष्य में कीमतों के बढ़ जाने की उम्मीद करता है। दूसरी तरफ आप अंडरवेट शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि एनालिस्ट उस स्टॉक या सेक्टर के एलोकेशन को समेट रहा या वाइंडिंग डाउन कर रहा है, क्योंकि वो भविष्य में यहां से कीमतों के घट जाने की उम्मीद करता है। इसलिए अंडरवेट का अर्थ होता है कि आप बेच सकते हैं और ओवरवेट का अर्थ होता है कि आप खरीद सकते हैं। एक तीसरी वेट कैटेगरी भी होती है जिसे कभी कभार इक्वल वेट या न्यूट्रल वेट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जहां आज ये खड़ा है वेटेज में बहुत अधिक चेंज होने की उम्मीद नहीं होती और स्टॉक या सेक्टर का परफॉर्मेंस इंडेक्स या बेंचमार्क के एवरेज रिटर्न की तर्ज पर होगा। वाह, तो हमने अभी तक 20 जार्गन्स को कवर किया है। तो चलिए 2 और को कवर करते हैं। और एक बार फिर यदि आप किसी फंड मैनेजर या इंटरव्यू सुनते हैं तो आप इन 2 शब्दों बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग और टॉप डाउन इन्वेस्टिंग को सुनने की संभावना रखते हैं। जब फंड मैनेजर कहते हैं कि वो टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच का यूज करते हैं, तो वो वास्तव में उनका मतलब होता है कि पहले से बड़ी पिक्चर अर्थात कंज्यूमर डिमांड, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, गुड्स का कंजम्पशन और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की पहचान करने की कोशिश करते हैं और इस आधार पर वो उन स्टॉक्स को चुनते हैं जिनमें इन्वेस्ट करना है।
इसीलिए ग्राफिक के लिहाज से ये टॉप पर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ जहां से मूवमेंट आरंभ होती है, टॉप डाउन मूवमेंट है, और फिर मिडिल में हमारे पास सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेरिएबल होते हैं, और बॉटम में उस सेक्टर से संबंधित स्टॉक होते हैं। इसके विपरीत बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग अप्रोच में फंड मैनेजर किसी सेक्टर स्पेसिफिक की तरफ बढ़ने से पहले किसी इंडिविजुअल स्टॉक की खास विशेषताओं पर फोकस करता है और फिर इसे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ जोड़ता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ बहुत मुश्किल इन्वेस्टिंग वर्ड्स पर और अधिक क्लैरिटी आ गई होगी। ये काफी रिमार्केबल है कि हमने इस वीडियो में लगभग 2 दर्जन ऐसे शब्दों को कवर किया है और ये पूरे शब्दों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा यानी आइसबर्ग का सिर्फ एक टिप है। अगर आपका सामना कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग शब्दों से होता है जिन्होंने आपको कंफ्यूज और भ्रमित करके रखा है, तो इसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। एक बार फिर समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मैं अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो लेकर आपसे मिलने का उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.